So खैर coming back to this gold reserve, this is the first time. So India pretty much आज अगर हम देखें, so everything seems to be on a upward swing. ठीक है, as much as like in the 1950s when the US had the baby boomers. Baby boomers क्या है, मतलब उनका इकोनॉमी बड़ा इंटरेस्टिंग है. 1950s के दौरान ना, जैसे यूएस में क्या, एक पहले बच्चा पैदा हुआ, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको क्या करोगे आप, उसको तो प्रोटीन पाउडर नहीं खिलाओगे ना, उसको हगीज़ पहनाओगे सबसे पहले. तो हगीज़ पहनाना शुरू किया. हगीज़ की फैक्ट्रीज उन दिनों में आई से लेकर एक एक, अगर आप सीक्वेंशली देखते चले जाओ ना, वो इकॉनमी जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, और जैसे जैसे उसकी नीड बड़ी होती है उस हिसाब से वो इकॉनमी बड़ी होती चली गई. हगीज़ नैपीज से लेकर, बॉक्सिंग ग्लव्स से लेकर, जिम्नेशियम के फूड ग्रेन से लेकर, दैट्स द राइट वे ऑफ चैलेंजिंग समवन. आप उसके ईगो को मत चैलेंज करो, आप थ्रू हिज नॉलेज उसको चैलेंज करो. इसमें क्या इंडिकेटर है जो अलग है बताओ. हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. ओके, स्टॉक मार्केट इज़ एट द पीक. आपको लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट फटने वाला है यार? 5% की कैपिटलाइजेशन नहीं है इस पूरे देश में. जो 5% लोग, जो हमारे स्टॉक्स के जो प्राइसेस है ना, इस पे FIIs हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं एंड रिटेल बायर्स हैं, एंड थोड़े बहुत इधर उधर के. अब क्या हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. देखो, मोस्ट लाइकली स्टॉक तो इसी साल 1 लाख पहुँच जाएगा, इसी साल पहुँच जाएगा. ठीक है, अगले साल हो सकता है ये 2 लाख भी क्रॉस करे. रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है. जब डॉलर्स पूरे दुनिया में फैल के काम करता है, तो फिर क्या होता है, आपस में ही कंट्रीज डॉलर खेल लेते हैं. आपने किसी को एक्सपोर्ट किया, उसी से पैसे ले लिए डॉलर में, फिर आपने कुछ कहीं और से इंपोर्ट किया तो आपने बोला मेरे को देने के बजाय वहाँ दे दो. मतलब अकाउंटिंग में, आई डोंट वांट टू गेट टू द अकाउंटिंग प्रोसेस मच, बट बिकॉज डॉलर इज़ वाइड स्प्रेड इसलिए ऐसे हो रहा है. ऐसे ही है ना, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है. भाई रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी आज कम है ना. अभी क्या हुआ है, कल या परसों की बात है, जैसे हम रशिया से तेल मंगा रहे हैं, ले रहे हैं, अब ने हम भर भर के उनसे तेल ले रहे हैं, लेकिन वो हमसे कुछ ले नहीं रहा. भाई मैं आपसे कोई सामान ले रहा हूँ तो मुझे आपको पैसे देने हैं ना. अब आपने गलती तो एक बार तो गलती में बोल दिया, चल ठीक है पॉल मैं तेरे से रुपये ले लूँगी या ले लूँगा. अब पता लगा पॉल कह रहा है भाई मैडम आपने तो बोलिए आपको मेरे से 10 लाख करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे, हमने इतना तेल मंगा लिया. तो रशिया पागल हो गया. रशिया कह रहे भाई मैं तेरे रुपये का क्या करूँगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप हमारे साथ हमें काम दो. उन्होंने हमारे को 22 रिवर शिप्स, रशियन गवर्नमेंट ने हमारे को 22 रिवर शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया. ये 2-4 दिन पहले का ही ऑर्डर, ठीक है. और 2027 तक हमें ये ख़त्म करना है. रिवर शिप्स दैट आई डोंट नो. हाँ, हमारे सरकार मतलब किसी पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट. यार अब देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाउ डज इट मैटर चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, जो भी हो तो करना ही है उनको. सरकार की प्रेफरेंस कैसे बदलती है आप देखो ना. पैसा तो मार्केट में, सरकार की प्रेफरेंस है कि भैया हमें जो हमारे डॉलर को हटा के डी डॉलराइज इकोनॉमी में करके हमें रुपये को इस्टेब्लिश करना है. तो प्लस गवर्नमेंट ने उनको प्रपोज किया कि आप हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, हमारे बॉन्ड मार्केट में पैसे लगाओ. तो क्योंकि तुम्हें तो पैसे देने ही है ना, तो मेरे पास सपोज तुम्हारे पैसे पड़े हुए, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा ना, तो मैं तुम्हारे कंट्री में तो जाके डिपॉजिट नहीं कर रहा ना. तुम्हारा जो कोई SBI में बैंक अकाउंट होगा मैं उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ ना. तो तुम वो कह रहे हो मैं पैसे यार रशिया में क्या ही करूँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे रुपये किसी काम के, तो तुम यार हमसे शिप मंगा लो. तो एग्जैक्टली सैंक्शन लग रहे हैं दुनिया भर के. वो तो सैंक्शन तो एक बात हो गई है, डन. मान लो कि सैंक्शन नहीं होता और नॉर्मली काम चल रहा होता, और तो भी अगर मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मेरे फेवर में है, वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपसे मैं सामान, आप और मेरे बीच में सामान की ट्रांजैक्शन चल रही है और मैंने आपको देने हैं ज़्यादा पैसे, जैसे कि हमारा तो फिर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, इट इज़ फेवर टुवर्ड्स यू. जैसे चाइना से हम ज़्यादा सामान मंगाते हैं और कम सामान भेजते हैं, तो हमने उसको ज़्यादा पैसे देने ना ज़्यादा. अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड है $128 बिलियन ईयरली. उसमें $42 बिलियन का तो हम सामान मंगा रहे हैं. बाकी हाँ इम्पोर्ट्स हमारा है ना, हम उनसे $42 बिलियन का सामान मंगा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट $84 बिलियन का सामान भेज रहे हैं. तो इसका मतलब क्या, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर पे है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर पे है. सबसे ज्यादा जो चंक है
जो टर्शरी सेक्टर का है किसका है? जो टर्शरी सेक्टर है हमारा सर्विस सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा भी सर्विस। बहुत स्कोप है यार। जैसे अभी अपने कनाडा में कार पेनिट्रेशन और इंडिया में कार पेनिट्रेशन देख लेना। अभी एग्जाम्पल याद रखना, इज़ द फाउंडेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बोला है ये। अब आप हर बार रियल एस्टेट के बारे में करके देखते चले आना। नंबर ऑफ ब्रांडेड रेजिडेंसेज इन इंडिया पर 1000 पीपल है ही नहीं है, 2 बंदों के पास तो होंगे। और यूएस में देखो। सो अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें, ये आपको मैंने रशिया का एक एग्जाम्पल दिया है। तो अगर रशिया ही कर सकता है तो यूएई नहीं करेगा? या अलग अलग कंट्रीज़ को भी तो सरकार ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बोला कि भाई तुम हमारे बॉन्ड खरीद लो यार, हम NHAI के रोड्स बना रहे हैं, उनको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबल, ले लो भाई, इन्हीं के पैसे ले लो, सॉरी इन्हीं का बॉन्ड परचेज करो, इन हमारे को लॉन्ग टर्म में कमाई आती रहेगी। आपके कतरी पेंशन फंड है, कतर में पेंशन फंड है, उनको खुद भी नहीं पता होगा कितने पेंशन फंड में कितने पैसे पड़े हुए हैं। 700-800 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। यूरोप वो पैसे लेने को इंटरेस्ट नहीं है, यूरोप के पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। सबके पास मनी सरप्लस में है। इनकम जनरेशन या कंसिस्टेंट इनकम रिटर्न देने वाला आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का होराइजन नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या कम नीचे गिरेगा, आप खुद आप लगाओ। तो बंदे से बात वो करो ना, ताकि वो बंदा आपकी बात ही ना काट सके। स्टॉक मार्केट में क्यों बढ़ेगा? एक, कैपिटलाइजेशन कितना है जी? 4-5%। फॉरेन कंट्रीज विल बी इन्वेस्टिंग नाउ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। The way China is heavily invested in US stocks. Government of India is proposing to those countries who have signed rupee trade with India to come and invest in India, come and invest in Indian stocks. The economy is doing well and it is likely to do well. ठीक है ना? Second point, third point, look at the white income generation opportunities within India now. जितनी ज़्यादा वाइट की इनकम बनेगी, जितनी ज़्यादा वाइट की इकोनॉमी स्प्रेड होगी, वो पैसा कहीं ना कहीं घूम घाम के स्टॉक मार्केट में लगेगा, ईदर एज अ रिटेल इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास लाखों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वही पैसा घूमते घामते आता है स्टॉक मार्केट में। बट अभी भी हमारे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, they are still holding back almost 30-35% of their fund with them. HDFC, ICICI, Axis Bank, ये जो म्यूचुअल फंड आपको पॉलिसी बेचते हैं ना, उनके पास पैसे आते हैं ना, वो सारा का सारा पैसा भी स्टॉक में नहीं लगा हुआ, लाखों करोड़ रुपए उनके पास यही पड़ा हुआ है। दैट मनी दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आजकल अभी स्टॉक मार्केट में देखो, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ा सा हो सकता करप्शन आए, अभी आजकल करप्शन चल ही रही है वैसे। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लाइफ में लगता है कि मैं क्या ही करूँ उस पैसों का, तो जो भी है खरीद लो इसी वक्त। ये पकड़ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। निफ्टी ले लो 70 में। तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपकी तरफ आती चली आएंगी। जो बंदा आज साइकिल में चलता है ना, और अगर वो ये सोचे कि भाई मैंने रोल्स रॉयस खरीदना है, वो खरीद जाएगा रोल्स रॉयस। ऐसी इकोनॉमी बनने वाली है, बन रही है इंडिया। आपसे मैंने पूछा है अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है, आपने सबसे पहले बोला अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया इज़ ऑल्सो कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ना। बंदे जॉब छोड़ के क्यों वापस आ रहे हैं? ठीक है, ये वो 16 पॉइंट्स आपने याद कर लिए? yes. क्या वो 16 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये पॉइंट्स, इसके बाहर नहीं जाना आपने। आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप कितना रिसर्च करते हो। लुक एट अनएम्प्लॉयमेंट। जितनी इकॉनमी डेवलप होगी किसी भी देश में ना, सपोज़ एक माँ बाप है, वो जो गांव वाला था, गेहूँ उगा रहा था, जिसके पास गाय भी आ गई है, अब उसके पास 4 बच्चे हैं। आपको लगता है उसके चारों बच्चे सेम मेहनत करते होंगे? no. उसमें से एक नॉटी बॉय होगा, वो सबको काम पे लगा रखेगा, वो बॉस वो है। ठीक है, उसने बोला भाई तुम ये करो, तुम वो करो, सबको काम पकड़ा दिया उसने, वो खाली बैठा है। बेसिकली है वो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। आप अगर ये सोच के बैठे हो हिंदुस्तान में, तो जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही आप काम करोगे, तो मेरे हिसाब से आपको भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आपको मिलेगी नहीं अब सरकारी नौकरी। कोई 1400 गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में, 1400 गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में, सेंटर स्टेट मिला के हर किस्म के, और नुकसान में चल रहे हैं। पता नहीं मेजॉरिटी एवरेज नुकसान में ही है ना।
नवरत्नों पे जो टॉप हैं वो सारा पैसा बना रहे हैं, बाकी तो यार कोई काम ही नहीं करता। तो क्यों ही सरकार चला रही है? तो हो सकता है कि सरकार आगे चल के रिफॉर्म्स तो करेगी पक्का। नहीं हुआ भी। अगर आप एयर इंडिया को बेच सकते हो, जैसे जो कि बेचा, अगर आप लाल किला के अंदर मेंटेनेंस को प्राइवेटाइज करवा सकते हो, तो यार ताजमहल को भी करवा दो, क्या दिक्कत है? कोई प्राइवेट कंपनी उसको उठा के ले जाएगी अपने साथ। गलत क्या है? उसको बड़ी आपसे ज़्यादा मेंटेन करेगी, क्योंकि आपका जो बंदा है ना वहाँ पे काम करता है, वो काम तो करता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है ना, सोता रहता है। प्राइवेट वाला तो लात मारेगा, काम कराएगा उससे, करेगा। ये तो चलो, तो ऐसे वो 1600 कंपनीज के साथ ये होने वाला है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आप बता रहे हो, आई थिंक दैट्स अबाउट 6%। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि यार आपके देश में वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है, सरकार वो डिक्लेयर करती है, उस एज का जो 6% है वो अनएम्प्लॉयड, नंबर तो बहुत बड़ा है, बट इसमें ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। आप बोलोगे कि मेरे को तो यार एक सर्टेन लेवल का जॉब करना है। बिहार में कितने सारे लोग हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, करते रहे भाई। तू भाई सरकार तेरे लिए कोई यूपीएससी के नंबर ऑफ पोजीशन थोड़ी बढ़ा रही है, तेरे में कैपेसिटी है तो घुस जा उसके अंदर, एग्जाम दे और घुस। लेकिन मतलब 1000 लोगों की बातों पे अगर 10 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं, तो यार इसका मतलब 10 लाख तो मतलब 9,99,900 लोग, 9,99,900 लोगों को तो पता है ना कि हमारा नहीं होगा, पर फिर भी लगे वहाँ। क्योंकि पोजीशन तो 1000 ही है। सरकार कौन सा 1000 को 2000 कर रही है, और करेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, एज वी गो फॉरवर्ड, एज द इकोनॉमी गेट्स इनटू अ एब्सोल्यूट कमर्शलाइज्ड मोड ऑफ अ सिचुएशन, ये हमेशा रहेगा। ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही, पीपल हु आर वेरी हाईली एजुकेटेड। तो बेसिकली अगर हरियाणा का एग्जांपल हम ले, इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इफ यू लुक एट द यूथ, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, क्योंकि मंथली इनकम आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सब कोई टेंशन मतलब हाँ, कोई टेंशन नहीं है। मतलब देखो एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूथ, ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिसके लिए हमें बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईफोन 15 लेके घूम रहे हैं, बट अनएम्प्लॉयड है बेचारे। आप समझ रहे हो? तो अब क्या ही कर सकते हैं, 100-850 कर चुके होते हैं। $100 बिलियन का ग्लोबल, मतलब $100 बिलियन की वजह से थोड़ा सा अंडरस्ट है। बट लुक एट द वे वी हैव कैपिटलाइज्ड। रशिया एंड यूक्रेन के वॉर में जो पंगा हुआ है, हमने वहाँ ही से पेट्रोल मंगाया है, क्रूड को रिफाइन किया, भेज दिया। ये क्या ही चीज़ है। पहले क्या होती थी, हमारी जो आपकी इकॉनमी जितनी हल्की होगी ना, या आप जितने प्रिमिटिव ज़माने के हो गए, तो आपका जो प्रोसेसिंग होगा ना वो प्रिमिटिव। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा डायमंड का होता है, पता है आपको? प्रेशियस स्टोन। साउथ अफ्रीका से डायमंड मंगाया 10 रुपये में, मान लो 1000 रुपये में डायमंड मंगाया हमने। उस डायमंड को हमने सूरत में डायमंड ब्रो में घिसाई मिसाई की और उसकी बढ़िया बनाई, और 1,100 रुपये में उसको हमने आगे बेच दिया। तो हमने एक्सपोर्ट्स तो दिखाया बहुत वैल्यू हो रहा है, बट हमारी कमाई क्या हुई? 100 रुपये हुई ना सिर्फ। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों का भी है, जिसमें हमारी परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज़ नॉट वेरी हाई। बट एज वी आर गोइंग अलॉन्ग, न्यू थिंग्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमी, जैसे कि आपके सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी सारी चीज़ें। दैट्स वन। सेकेंड, अगर हम चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर करते हुए चलें, तो चाइना में ना आपके सॉक्स, आपके जूते, ट्राउज़र, शर्ट, घड़ियाँ, फड़ियाँ, ये सब चीज़ें पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। ठीक है, आपने कभी किसी देश में जाके देखा मेड इन इंडिया के वॉचेस? टाइमेक्स वाइमेक्स को छोड़ दो, बट कितनी ही कंपनी देख ली होगी। तो इंडिया इज़ नॉट इनटू दैट एज मच। हम क्या कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, हम हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों में हम जा सकते हैं। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को पैसा अवेलेबल है फैक्ट्रीज डालने के लिए, हाईटेक बंदे हैं। तो फार्मेसी में हम आगे हैं। आज हम अपनी स्पेस में हम अपने स्पेस रॉकेट्स में सारा जापान का सैटेलाइट डाल के भेज रहे हैं। तो फ्री में कर रहे होंगे क्या? आप खुद सोचो ना, यूएई के सैटेलाइट्स को हम अपने रॉकेट में डाल के भेज रहे हैं। अगर कल को यही हमारा एक इंडस्ट्री बन गया, तो जो कि बन रहा है और जो कि दुनिया को पता भी है,
तो कहाँ, तो हम क्या, हमने तो लोगों को कच्चे बनियान नहीं भेजे लाइक जापान, लाइक चाइना, हमने हाईटेक सामान बना के भेजा, उनमें हमारी मार्जिन्स आएगी। और आप अगर हाईटेक इंडस्ट्रीज़ या हाईटेक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स इन इंडिया करके चेक करना ज़रा आप, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि आप 24 घंटे बिजी हो, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप करोगे ना, आप रिसर्च करोगे, आपके हर बात में वो दम आ जाएगा कि सामने वाला बंदा स्पीचलेस हो जाए, मतलब वो आपकी बातों में ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्शन, आपने सामने वाले बंदे की ऑब्जेक्शन ख़त्म करनी है, बहस नहीं करना हमने किसी के साथ, हमने एनकरेज करना है उसको कि सर आप ऑब्जेक्शन रेज करो ना, तो पता लगे। एफडीआई इन रियल एस्टेट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बढ़ चुका है। हाँ हाँ, मतलब तो सारे यार, रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट इज सिर्फ डेवलपर्स मत सोचो यार, रियल एस्टेट में सोचो आर्किटेक्ट सोचो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सोचो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर्स सोचो, इंटीरियर डिज़ाइनर सोचो। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये समझ लेना आप अच्छे से। जैसे कि हमने जब रियल एस्टेट में काम शुरू किया तो हमें बिल्डिंग बनाने में 7 साल लग जाते थे, ठीक है। मैंने 7 साल में बिल्डिंग बनते हुए देखा ही है, गोल्फ एस्टेट सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। उससे पहले पायनियर अराया के बिल्डिंग्स थे, ये सब साथ शुरू हुए थे। उससे पहले तो 10 साल से बिल्डिंग बनी जा रही थी। उससे पहले हमारे पास आदत क्या थी भाई, हमें ये 10 साल उतना बुरा नहीं लगता था। पूछो क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले डीडीए के मकानों में रहने की आदत थी। भाई 15 साल से बन रहा है जी प्रोजेक्ट, बने ही चल रहा है, एंडलेसली बन रहा है। बाप ने बनाया, बेटा रहता है, बाप तो मर ही चुका है, ये तो फैक्ट था। तो क्या अगर आपको आज बोला जाए 15 साल के लिए वेट करो, करोगे? तो 15 साल की जो वेटिंग है ना, 3 साल तक आ चुकी है। अब 3 साल या 4 साल तक आ चुकी है। हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। एफडीआईज़ की हम जब बात करते हैं तो एफडीआई इज नॉट ओनली अबाउट, एफडीआई डायरेक्टली इज अबाउट इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट डज ही ब्रिंग इन अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट? हिज नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ। चाइना एक 45 माला बिल्डिंग 15 दिन में कैसे बना रहा है? प्री फैब्रिकेटेड बना रहा है ना। तो वही जो कंपनी आ रही है ना टेक्नोलॉजी वाली, जो रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी वाली आ रही है, वही हमें ज्ञान देंगे डीएलएफ को कि यार ये तुम जो दूसरा बना रहे हो ना, प्रिवाना सेंट्रल जब बनाओगे और 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जब माल बेचोगे, तो ये बिल्डिंग आप कस्टमर को बोलो कि यार ये ना आपको मैं 1 साल में दे दूँगा। कैसे दे दूँगा? मैं तुम्हारे को ना ये 2-4 अमेरिकन कंपनी से मिलाता हूँ जो ये बिल्डिंगें प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंगें बनाती हैं, एंडलेस हाइट्स, 80 फ्लोर्स, 70 फ्लोर्स, 60 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स। ये होगा ही। हमें तो ये पता है ना कि ग्लोबली तो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में तो लोग रह ही रहे हैं, तो यार आपको लगता है इंडिया में नहीं आएगा? अब इसका लिंकेज किसके साथ है? आप एक होम लोन ले रहे हो 20 साल के लिए, ठीक है सर, पैसा जितना तेज़ घूमेगा ना, पैसा उतना तेज़ बनेगा। अब अगर मेरे को ऐसा सिचुएशन आ जाए कि यार घर मुझे मिलता है साल भर के अंदर, ठीक है, साल भर के अंदर घर मिल गया, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं 10 साल से ज़्यादा का लोन लूँ। लोन लिया, पे ऑफ किया, लोन लिया, पे ऑफ किया, लोन लिया, पे ऑफ किया, बिकॉज इकोनॉमी में बाकी फैक्टर्स भी तो ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो आपकी जो लोन रीपेमेंट है वो फास्ट नहीं हो रही, घुमाते चले जाओ। मतलब ये जो इंजन घूम रही है ना, हर चीज़ जितनी तेज़ घुमाओगे उतना ज़्यादा स्पिन ऑफ होगा। जितनी तेज़ आप इंडस्ट्री में रियल एस्टेट घुमाओगे उतने ज़्यादा नए रियल एस्टेट की कंपनीज आएंगी। उसको जितना धीमे घुमाओगे, 15 साल में घुमाओगे तो शहर में एक ही डीएलएफ है, सॉरी डीडीए है। उसको तेज़ घुमाओगे तो डर करके इतने सारी कंपनीज आ गई या आ जाएंगी। तो अगर आप मेरे से पूछो, मेरे को तो 100% दिखता है कि यार साल भर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो ही जाएगा कि भाई 40-40 माले की बिल्डिंग हम साल 1.5 साल में दे रहे होंगे। हम जब दुबई जाते हैं, कितने लोग बोलते हैं यार मैं दुबई लास्ट टाइम गया था ना, तो एक फ्लाईओवर बन रहा था, 15 दिन के बाद गया फ्लाईओवर बन गया। मतलब 15 दिन नहीं, 3 महीने बाद गया, कहता फ्लाईओवर बन गया। तो भैया दुबई ऐसी कौन सी साइंस की रिसर्च कर रही है यार? ऐसा क्या ही है काम जो दुबई कर रहा है जो हम नहीं कर सकते? कौन सा वाला? हाँ ये वाला। और क्या, आज फ्लाईओवर बन ही कौन सा रहा है साइट पे? सब तो प्री फैब्रिकेटेड है, बन कहीं और रहे हैं। और इसमें बेनिफिट क्या है? सपोज क्या ये जो प्री फैब्रिकेटेड फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनकी फैक्ट्री सेंट्रल दिल्ली में लगी हुई है, सेंट्रल गुड़गांव में?
यार रेवाड़ी में होंगी, दादरी में होंगी और अंदर होंगी ना, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी क्योंकि वहाँ पे लैंड कॉस्ट सस्ता है। तो ये जो सेंट्रल पार्क वाले हैं OSC, ये उन जगहों पे जाके अपनी फैक्ट्रीज डालेंगे जहाँ पे ये बनाने के लिए, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। वहाँ से बन के ये प्री फैब्रिकेटेड जो इनके जो प्रिंट्स हैं या जो भी इनके ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे लग रहे हैं, काम भी जल्दी हो रहा है, उधर भी एम्प्लॉयमेंट चल रही है। और जहाँ पहले 6 साल 7 साल लगते थे एक फ्लाईओवर बनने के, ये 1.5 साल के अंदर पूरा फ्लाईओवर बना के दे दिया, 16.5 किलोमीटर का।